हेलो एवरीवन, माई सेल्फ करण। आरवीएम कैड में मैं सीएनसी वीएमसी रोबोटिक्स का ट्रेनर हूँ। तो आज हम सीएनसी के बारे में देखेंगे, वीएमसी के बारे में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर किया था सीएनसी वीएमसी में क्या डिफरेंस है, आज मैं बताऊंगा कि ऑफसेट्स क्या होते हैं सीएनसी वीएमसी में, और सीएनसी में ऑटोकैड की कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या यूज़ है, कैम सॉफ्टवेयर का क्या नीड है, कैड सॉफ्टवेयर की क्या नीड है, वो मैं आपको सारी आज क्लियर करूंगा। सीएनसी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, सीएनसी लास्ट वीडियो में भी बताया था, सीएनसी क्या है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। कंप्यूटर ये बताया था, इस मशीन से चाहे आप लेथ मशीन ऑपरेट करवा लो, मिलिंग मशीन ऑपरेट करवा लो, ग्राइंडर ऑपरेट करवा लो, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेट करवा लो। मतलब पहले जो मैनुअल मशीन्स थी उन पे सीएनसी लगा दिया, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, तो वो सीएनसी टर्निंग बन गई लेथ, सीएनसी मिलिंग बन गई जिसको आप वीएमसी भी बोलते हो, और सीएनसी ग्राइंडर, सीएनसी ड्रिलिंग। तो बेसिकली हम सीएनसी की बात कर रहे हैं। इसमें ना तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग, सेटिंग, देन प्रोग्रामिंग। आपने आरवीएम कैड में एडमिशन लिया है सीएनसी कोर्स करने के लिए। हम जो टॉपिक कराते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, क्या कंसेप्ट रहता है कि बच्चों का पहले माइंड वॉश होना चाहिए। जब तक इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में समझ ही नहीं आएगा, क्या कैम है, क्या कैड है, ऑफसेट्स क्या है, मशीन किस प्रोसेस पे वर्क करती है, वो सारा क्लियर ही नहीं होगा, तो फिर आगे कैसे मार्केट में आप काम कर पाओगे। अगर आप सीएनसी के ही अच्छे से क्लियर कर लेते हो, ऑफसेट्स वगैरह, ऑपरेटिंग, सेटिंग, प्रोग्रामिंग, कंसेप्ट मेन क्लियर होने चाहिए। आप कहीं भी कंपनी में लग जाओ, देसी तरीके से मशीन सीख ली आपने लग के, तो बच्चे को ना डर रहता है कि यार मैं सीएनसी कर ली, वीएमसी कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या 3 एक्सिस 4 एक्सिस कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, एचएमसी कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। समझ गए। जैसे आप कोई भी एक गाड़ी चलाना सीख जाओ, कोई भी बाइक चलाना सीख जाओ, कोई भी बाइक चला लोगे फिर। तो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप अदर चीज़ पे काम नहीं कर पाओगे। ऑपरेटिंग, सेटिंग एंड प्रोग्रामिंग। ऑपरेटिंग में क्या होता है, ऑपरेटर का काम होता है, सारे बटन्स की नॉलेज होती है उसको, मशीन को बस ऑपरेट करना, पीस को लगाना, पीस को निकालना, पीस का साइज क्या आ रहा है वो चेक करना। अब साइज़ के अकॉर्डिंग वो उसको प्लस माइनस करता है। मान लो जो भी टॉलरेंस मिली है आपको, जिस टॉलरेंस पे भी काम कर रहे हो, टॉलरेंस भी आगे आपको क्लियर किया जाएगा। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस जिस टॉलरेंस के अंदर आपको साइज बनाना है, उस टॉलरेंस में आपको वो बार बार इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से चेक करेगा और उस साइज़ को मेंटेन करेगा वियर ऑफसेट में जाके। कि अब ये थोड़ी कुछ भी बनाते चलो, साइज कम बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, जो आपको ड्राइंग में मिला है वही तो आप बना के दोगे। वो कौन मेंटेन करेगा, ऑपरेटर, और मशीन पे प्रोडक्शन देगा। फिर सेटिंग का काम आता है। सेटिंग में सेटर का काम क्या होता है, अगर बड़ी कंपनी में जा रहे हो जहाँ बहुत सारी मशीन लगी हुई हैं, 25, 30, 50 मशीन लगी हुई हैं एक डिपार्टमेंट में, वहाँ पे ऑपरेटर अलग होते हैं, सेटर अलग होते हैं और प्रोग्रामर अलग होते हैं। अगर छोटी वर्कशॉप वगैरह में जा रहे हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे जा रहे हो, तो वहाँ पे एक ही बंदा तीनों काम कर लेता है। जब ऑपरेटर अलग होगा, सेटर प्रोग्रामर एक ही होगा। ऑपरेटर में मैंने बताया वो पूरा दिन चलाएगा, आपको प्रोडक्शन देगा, साइज़ मेंटेन करेगा, जो मतलब प्रोग्रामर और सेटर ने सेट करके उसके हैंड ओवर कर दी मशीन। अब इसकी लॉट निकालने हैं, प्रोडक्शन देनी है, तो वो क्या कौन करेगा, ऑपरेटर। ठीक है। सेटर क्या करेगा, क्या टूल चाहिए इस जॉब को बनाने के लिए, कौन सी इंसर्ट से सही कटिंग होगी हमारी, जॉस कैसे बनाने हैं, जॉस मतलब जो मशीन में वर्कपीस को क्लैंप करते हैं, वो किसका काम होता है, सेटर का। प्रोग्रामर का काम क्या होता है, प्रोग्रामर जी कोड और एम कोड की हेल्प से एक ऐसी लाइनें लिखता है, प्रोग्राम लिखता है, जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, जो आपकी मशीन में उस प्रोडक्ट को एक्चुअल में मशीन से कटिंग करके दे देते हैं। क्लियर है इतनी बात। आपको ऑपरेटर का काम क्लियर हो गया, सेटर का काम क्लियर हो गया, प्रोग्रामर का काम क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चले। क्या डाउट है आपको सर? फिर सीएनसी के बारे में समझ रहे हैं, तो ऑटोकैड की क्या नीड है? ऑटोकैड की क्या नीड है, देखो ऑटोकैड क्या है, कहा जाता है ऑटोकैड ना बैकबोन है इंजीनियरिंग की। आप किसी भी फील्ड में काम करो, मैकेनिकल में काम करो, सिविल में काम करो, इलेक्ट्रिकल में काम करो, ऑटोकैड मस्ट है। क्यों मस्ट है? ऑटोकैड एक तो बेसिक है, और उससे क्या होता है ना, आपको सीएनसी में क्यों मस्ट है, सीएनसी में आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने में इजी हो जाता है। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको एक ड्राइंग मिली है बनाने के लिए, ये वाली, इसमें रेडियस है यहाँ पे
अभी तो ये हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करके ये डाया निकाल लेते हैं। मान लो यहाँ पे ये डाया है 40 का, ये डाया यहाँ पे R दी है 3 की, तो इसकी CNC में कैलकुलेशन होती है 3 को डबल कर देते हैं। जो भी कैलकुलेशन होती है वो अभी जैसे जैसे आपका टॉपिक होगा आगे बताएंगे। 3 और 3 6 हो जाएगा, 40 में से 34, ये डाया आ जाएगा 34। तो ये तो हमने मैथ से निकाल लिया कैलकुलेशन करके, साइन कॉस टेन जो भी लगेगा। ये डाया आप कोई कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग होती हैं, कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम जाएगा, तो हम कैड में बना के उस कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस आप ऑटो कैड कर रहे हो, ये निकला आता ना डिस्टेंस, ये पॉइंट पिक करो, ये पॉइंट पिक करो, DLI एंटर करके या डायमेंशन में जाके लीनियर डायमेंशन लेके ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका इस डिस्टेंस को निकाल देता है वो। तो वो आपको पता चल गया ना डाया। या तो आप सॉल्यूशन करके निकाल लो। कुछ कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग होती है, प्रोग्रामर क्या करते हैं ऑटो कैड में उस ड्राइंग को बनाते हैं और उसके x और z के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। CNC लेथ आपकी x और z पे चल रही है ना, आपको बताया है जैसे कितनी एक्सिस होती है CNC लेथ में, z प्लस z माइनस x प्लस x माइनस, 2 एक्सिस होती हैं। तो इसके x में कितना ट्रैवल करेगी मशीन, z में कितना ट्रैवल करेगी। सिर्फ क्या है, ऑटो कैड में आपकी लाइन ड्रॉ हो रही है जिससे आपकी ड्राइंग जनरेट हो रही है, और मशीनिंग में उस लाइन पे पॉइंट टू पॉइंट टूल ट्रैवल कर रहा है जो कटिंग कर रहा है। यही मान लो कोई VMC की ड्राइंग है, अगर यहाँ 4 होल दिए हैं, ये तो सिंपल है, नॉर्मल कैलकुलेशन से हो जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कर्व है, प्रोफाइल है, उसकी डायमेंशंस निकालनी है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आप ऑटो कैड में बना के निकाल सकते हो। क्लियर है। इस होल का मान लो कोई भी एक सेंटर पॉइंट होगा जिससे आपका ओरिजिन ट्रैवल करेगा, टूल ट्रैवल करेगा, उस पॉइंट की डायमेंशंस आप निकाल सकते हो। समझे मेरी बात। ऐसे ही फिर आप कैड मान लो, ये तो अभी आप 2D कर रहे हो ऑटो कैड, 3D कर रहे हो। 3D मतलब जैसे सॉलिडवर्क्स या NX करते हो आप, फिर वो 3D की प्रोग्रामिंग में चले जाते हो। VMC में कोई भी डाई है, मोल्ड टूल है, कोई भी टूल डिज़ाइनिंग का है, शीट मेटल का टूल है, रबड़ मोल्ड का टूल है, कास्टिंग की डाई है, फोर्जिंग की डाई है, वो आपने सॉलिडवर्क्स या NX में डिज़ाइन कर ली। अब उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करोगे, कैम सॉफ्टवेयर से, डेल कैम हो, NX कैम हो, मास्टर कैम हो, सॉलिड कैम हो, कोई भी कैम सॉफ्टवेयर जिसमें लिख रहा है ना कैम मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड कैड की क्या फुल फॉर्म थी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की। आपने उसमें डिज़ाइन करके देख लिया, कैम में कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग करके देख ली। बात क्लियर हुई। ऑटो कैड का क्या यूज़ है इसमें। अब ऐसे ही ऑटो कैड से फिर मैंने जैसे भी बताया 3D सॉफ्टवेयर के बारे में आपको, सॉलिडवर्क्स पे कर सकते हो, NX पे कर सकते हो, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जब आपने डिज़ाइन बना लिया, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मेन CNC की लास्ट में मैंने बताया था प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सेटिंग प्रोग्रामिंग में बताया था G कोड और M कोड। G कोड और M कोड की हेल्प से, G कोड्स एंड M कोड की हेल्प से आप प्रोग्राम जनरेट करते हो। क्या जनरेट करते हो, प्रोग्राम की मतलब टूल किस एक्सिस में ट्रैवल करेगा। जब G कोड और M कोड की हेल्प से आप प्रोग्राम जनरेट करते हो, फिर कैम सॉफ्टवेयर की क्या नीड पड़ी, जो प्रोग्राम आप मैनुअल नहीं लिख सकते, डाइयों के प्रोग्राम मैनुअल लिख सकते हो। डाई मतलब एक साँचा मतलब जैसे आइसक्रीम खाइए, वो दूध डालता है वैसी शेप आ जाती है। तो ऐसे ही कोई भी कास्टिंग, किसी को भी लोहे को, कास्टिंग मटेरियल को, मतलब मोल्टन मेटल को पिघला के डाल दिया आपने, वैसी शेप में वो प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद उस पर मशीनिंग करी आपने, चाहे VMC करी चाहे CNC करी। फोर्जिंग पार्ट, लोहार जैसे ठोक के गरम लोहे को, मतलब इतना उसको हीट करना है वो अंगारा बन जाए, पिघले ना, अंगारा बन जाए, उसको ठोक के शेप देना, उसको क्या बोलते हैं, फोर्जिंग के पार्ट्स होते हैं, उनकी डाई बनती है। अब वो डाई कहाँ कटेगी, VMC पे कटेगी। वो प्रोग्राम लिखना मैनुअल ईजी नहीं है, वो किससे लिखते हो आप, कैम सॉफ्टवेयर से लिख सकते हो।
कोई भी कैम सॉफ्टवेयर हो, डेल कैम हो, डेल कैम से कर सकते हो, एनएक्स कैम हो, एनएक्स कैम से कर सकते हो, सॉलिड कैम से कर सकते हो, मास्टर कैम से कर सकते हो। जिस भी सॉफ्टवेयर के पीछे कैम आ रहा है उससे आप प्रोग्राम जनरेट करते हो। मैनुअल में क्या करते हो आप, कोई ड्राइंग आ जाती है आपके पास, आपको पता है मेरे को ये प्रोडक्ट बना के देना है, उसमें टूल सेलेक्ट करोगे, डेप्थ ऑफ कट चूज़ करोगे, क्या मटेरियल है उसके हिसाब से डेप्थ ऑफ कट चूज़ करोगे, फीड आरपीएम चूज़ करोगे और प्रोग्राम जनरेट मैनुअल कर दोगे, अगर मैनुअल पॉसिबल है तो। नहीं तो वही कैम सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करेगा। आप उसमें टूल डिफ़ाइन कर दोगे, रॉ मटेरियल डिफ़ाइन कर दोगे, डेप्थ ऑफ कट डिफ़ाइन कर दोगे, फीड स्पीड डिफ़ाइन कर दोगे। एट द एंड वो आपको एक डाटा जनरेट करके दे देगा। लास्ट में क्या करके दे देगा, एक डाटा जनरेट करके दे देगा जिसको बोलोगे आप प्रोग्राम। वही आपको पेन ड्राइव की हेल्प से कॉपी कर देना मशीन में और उसके बाद आपको चला देना। ठीक है, ये तो एक बेसिक सी नॉलेज थी आपको बताने के लिए कैम में क्या डिफरेंस है, कैड में क्या डिफरेंस है और सॉलिड वर्क्स, एनएक्स वगैरह इनका क्या यूज़ था थोड़ा थोड़ा। अभी हम मेन टॉपिक था हमारा ऑफसेट। ऑफसेट की बात कर रहे हैं कि सीएनसी से जो भी मशीन कंट्रोल हो रही है उसमें ऑफसेट की क्या नीड है। ठीक है, जैसे हम सीएनसी लेथ की बात करते हैं, सबसे पहले इसमें 4 टाइप ऑफ ऑफसेट्स यूज होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ ऑफसेट। फर्स्ट ऑफसेट होता है वियर ऑफसेट। कौन सा ऑफसेट होता है? वियर। कॉलेज में पढ़ा है वियर टियर, टूट फूट, भरपाई। तो वियर ऑफसेट क्या काम करता है, जैसे आप एक टूल यूज़ कर रहे हो, सीएनसी में इंसर्ट यूज़ कर रहे हो, 100 200 500 पीस बन गए, वो टूल आपका चलते चलते घिसेगा ना। उसके लिए आप बार बार प्रोग्राम तो चेंज नहीं करोगे या टूल चेंज नहीं करोगे, वो कहाँ पे करोगे? वियर ऑफसेट में कम ज़्यादा करोगे। किस में करोगे? वियर ऑफसेट में। कैसे? यह सिंपल सी बात, इसको ये बोल सकते हो टॉलरेंस मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। क्या मेंटेन करने के लिए? टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है? जो आपको छूट मिलती है ड्राइंग में। कोई भी बंदा है किसी के पास, अब मान लो मैं आपको बोलूँ एक सिंपल सी यहाँ लाइन खींच दो, एग्जैक्ट कोई इसी जगह पे सेम लाइन खींच सकता है? बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे बेंड और यहाँ से स्ट्रेट, और इतने 19-20 का तो फ़र्क आएगा। सेम मैं बोलूँ मार्कर रख दो यहाँ टेबल पे, मार्कर रख सकते हो एग्जैक्ट उसी जगह पे? नहीं कर सकते ना, चेंज है ना सबके हाथ में। तो ऐसी वर्नियर माइक्रोमीटर जब भी आप यूज़ करोगे, किसी के मेज़र करने से कुछ आएगा, किसी के मेज़र करने से इतना डिफरेंस नहीं आएगा कि आपने मेज़र किया तो 20 आ रहा है, इसने मेज़र किया तो 10 mm आ रहा है, इसने मेज़र किया तो 20 mm आ रहा है। 0.1 50 माइक्रोन, थोड़ा सा लगाने का हाथ का हर किसी का फ़र्क होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको टॉलरेंस दी जाती है, एक छूट दी जाती है। टॉलरेंस कैसे दे दी? उसने सपोज दे दिया 20.5 का पीस है, प्लस माइनस 0.1 दे दी, प्लस माइनस 0.1 दे दी। अब 0.1 क्या है ये भी नहीं पता, क्योंकि अभी बेसिक क्लास है आपकी, स्टार्ट क्लास है। तो उसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा 0.000 ये होता है 0 माइक्रोन, 0.001 ये होता है 1 माइक्रोन, 0.01 ये होता है 10 माइक्रोन, 0.1 ये होता है 100 माइक्रोन्स, और 1,000 माइक्रोन्स, जो बराबर होता है किसके? 1 mm के। 0.001 3 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो मतलब 0 है, वो 0 है। तो 0.001 1 माइक्रोन, 0.01 10 माइक्रोन, 0.1 100 माइक्रोन्स और 1,000 माइक्रोन्स, जो बराबर होता है 1 mm के। ये पता है तो आप इंस्ट्रूमेंट रीड कर लोगे, ये पता है तो आप ड्राइंग में टॉलरेंस रीड कर लोगे, ये पता है तो मशीन पे प्लस माइनस कर सकते हो। समझ गए? अब इस पे क्या लिखा है? 0.1। 0.1 कितना है? 100 माइक्रोन। मतलब माइनस कर दो इसमें 20.4 आ जाएगा, प्लस कर दो 20.5 आ जाएगा। इसके बीच में अगर आप जो साइज बनाओगे तो वो ओके है,
4 से कम हो गया तो रिजेक्ट, 5 से ज़्यादा हो गया तो रिजेक्ट, तो पार्ट आपका रिजेक्ट है। अब टूल यहाँ 6 आएगा ना, अगर प्लस करोगे तो 6 हो जाएगा ना। 20.4 में माइनस हो गया पीस तो रिजेक्ट, इससे प्लस हो गया 20.6 से तो भी रिजेक्ट। चलते चलते टूल घिस गया, जैसे चाकू की धार घिस जाती है, घर में आप चाकू कैंची है वो घिस जाती है ना, तो ऐसे ही वो साइज़ बनाने लगा। मान लो 20.65, 50 माइक्रोन प्लस हो गया। ये कहाँ कम करोगे? वियर ऑफसेट में। वियर ऑफसेट की भी एक लिमिट होती है, आप प्लस माइनस 0.9 तक कर सकते हो, प्लस माइनस 0.9 तक कर सकते हो। प्रोडक्ट को बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने के लिए हम 0 माइक्रोन सेट नहीं कर सकते? नहीं, एग्जैक्ट तो कुछ है ही नहीं, अगर फिर तो 0 हो गया, वो ब्लैक होल हो गया। एग्जैक्ट कुछ है ही नहीं दुनिया में। ऊपर नीचे होगा तभी इन दोनों के बीच में टॉलरेंस। मशीन बिल्कुल 0-0 कभी बन ही नहीं सकती। मशीन की एक्यूरेसी एकदम 0-0 बनेगी तो एक्यूरेसी आएगी पार्ट में। कुछ टूल भी एक्यूरेट नहीं है, टॉलरेंस हर किसी चीज़ में है, बिल्कुल एग्जैक्ट कोई नहीं है चीज़ दुनिया में, समझ गए? 50 माइक्रोन प्लस हो गया तो आप वियर ऑफसेट में, वियर ऑफसेट में कैसे जाना जब हम मशीन पे प्रैक्टिकल करेंगे तो आप समझोगे। अभी मैं सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि उस वक्त जब मैं करवाऊँ वियर ऑफसेट क्या है, ज्योमेट्री ऑफसेट क्या है, तो आपको समझ आ जाए। क्लियर है? कहाँ माइनस करोगे? वियर ऑफसेट में। अब मान लो प्रोग्रामर ने एक नया प्रोग्राम बनाया, प्रोग्रामर ने नया प्रोग्राम बनाया, वो जो प्रोग्राम बनाया उसने चला दिया, अगर पीस ज़्यादा कट गया तो कुछ हो सकता है? पीस तो रिजेक्ट, पीस ज़्यादा कट गया तो पीस रिजेक्ट है। पीस अगर पीस में उसने मटेरियल छोड़ दिया, मान लो 20.5 साइज बना के चल रहा है वो, इसका बीच का साइज, उसने मटेरियल छोड़ दिया 0.3 0.4 का, तो उसको रीवर्क करके वो मेंटेन कर सकता है ना साइज। ज़्यादा कट गया तो ख़त्म, कटने के बाद वापस आ सकता है वो, कम कटा तो उसको दोबारा रीवर्क कर सकता है ना। तो वो वियर ऑफसेट में मान लो प्रोग्रामर ने नया प्रोग्राम बनाया, उसको पता थोड़ी लग रहा मैं ये लिख दूंगा तो एग्जैक्ट बन जाएगा, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो लाइंस लिख रहा है और प्रोग्राम चला रहा है। अब उसने जो प्रोग्राम लिखा उसमें 0.5 प्लस कर देगा वियर ऑफसेट में, क्या कर देगा? प्लस कर देगा। 0.5 प्लस कर दिया तो कितना बन जाएगा? 21 mm साइज बनेगा। फिर वो 0.3 कम करेगा, 0.2 कम करेगा, 0.1 कम करेगा, ऐसे करते करते अपने साइज़ में उसको लेके आएगा। जैसे ही साइज़ आ जाएगा फिर उसके बाद वो फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देगा, 1-2 पीस सैंपल बना के ओके करवा के। वियर ऑफसेट का काम समझ आया? अब मान लो टूल इतना घिस गया, पूरा ख़राब हो गया, तब तो बदलना ही पड़ेगा इंसर्ट। ठीक है, समझ गए? मतलब 150, 200, 300 पीस के बाद जो भी उसमें वेरिएशन आएगा हल्का फुल्का, वो आप वियर ऑफसेट पर मेंटेन कर सकते हो। क्लियर है? फिर ऑफसेट आता है ज्योमेट्री ऑफसेट। दूसरा ऑफसेट होता है ज्योमेट्री ऑफसेट। इसको बोल सकते हो डिस्टेंस मेजर बिटवीन MCS टू WCS। MCS क्या बताया था? मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। WCS क्या बताया था? वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं देखो एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये पार्ट है, इसको बोल दो वर्क पीस, यहाँ टूल लगा हुआ अपने होम पोजीशन पे, यहाँ x 0 है और z 0 है, इसको बोलते हो MCS, मतलब मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पार्ट 0 है, ये हो गया x, ये हो गया z, इसको भी बोलते हैं x 0 और z 0, इसको बोलते हैं WCS, मतलब वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ गए बात? ये तो मशीन का 0 है, जहाँ पे आपका टूल रेस्ट पॉइंट पे है। कोई भी CNC मशीन हो, टर्निंग हो तो उसका यहाँ है, मिलिंग में ऊपर होता है, HMC में साइड में होता है। तो जिस भी मशीन का आपका ये होम पोजीशन है, वहाँ से पार्ट 0 ये। अब मशीन को क्या पता ये 50 mm का लंबा पीस है या 80 mm का लंबा पीस है?
अगर मैं एक पीस और बना देता हूँ, इसकी लेंथ दे देता हूँ 80 mm। मशीन को पता है मेरे को यहाँ जाके काम करना है या यहाँ जाके काम करना है। या 50 mm से भी एक छोटा पीस बना देता हूँ 30 mm का, उसको पता है यहाँ जाके काम करना है? नहीं पता ना। मशीन तो आपने जो इंस्ट्रक्शन दे दी उसके हिसाब से चल रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहाँ रिकॉर्ड होगा मशीन में? ज्योमेट्री ऑफसेट में। ऐसी सेम मिलिंग में है, एक 3D पार्ट है आपका ये। इस पे आपने सेंटर ऑफसेट ले लिया, ये बना दिया x, ये बना दिया y। तो टूल को क्या पता कहाँ जाके काम करना है? z में कितनी हाइट पे जाके काम करना है, टूल को पता है? क्योंकि इस ज़ीरो से यहाँ तक का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, अगर मान लो आपको इसको 10 mm और अंदर काटना है या 20 mm और अंदर काटना है, यहाँ से यहाँ तक सपोज मशीन चल के आ गई 250 mm। कितने mm चल के आ गई? 250 mm। उसके बाद 20 mm और जाना है तो कितना लिखना पड़ेगा? z माइनस 270। 270 लिखना आसान है या z माइनस 20 लिखना आसान है? z माइनस 20। तो इसीलिए वहाँ से यहाँ तक, और कोई भी गड़बड़ हो गई अगर कैलकुलेशन में तो एक्सीडेंट होगा। तो कोई भी CNC मशीन है, टर्निंग, मिलिंग, 3-4 एक्सिस, 5 एक्सिस, उस पर आपको पार्ट 0 बनाना पड़ना है। क्या करना पड़ता है? पार्ट 0 बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ऑफसेट लेना। क्या बोलते हैं? ऑफसेट लेना। वो किस में रिकॉर्ड करते हो? ज्योमेट्री ऑफसेट में। किस में रिकॉर्ड करते हो? इसलिए शॉर्ट लैंग्वेज में लिख दिया डिस्टेंस मेजर बिटवीन MCS टू WCS। मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेकर वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम तक, यहाँ से यहाँ तक का रिकॉर्ड कर लिया मशीन ने अपने अंदर कंट्रोलर में। और उसके बाद आपने जो भी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दी तो प्रोग्राम उसके बाद वर्क करेगा। समझ गए मेरी बात? फिर आता है ज्योमेट्री ऑफसेट, क्लियर हो गया। वर्क कोऑर्डिनेट, फिर कौन सा ऑफसेट आता है? वर्क कोऑर्डिनेट। ये यूज़ होता है ज़ीरो शिफ्ट करने के लिए। किस लिए यूज़ होता है? ज़ीरो शिफ्ट करने के लिए। जो आपने पार्ट पे ज़ीरो बनाया, ये बताया भी मैंने, ये पार्ट है, इस पे यहाँ ज़ीरो बनाया आपने, जहाँ से प्रोग्राम चलाना है। सारे टूल कहाँ से काम करेंगे? इसी ज़ीरो से। इस ज़ीरो को मैं 5 mm अंदर शिफ्ट करना चाहता हूँ। इस ज़ीरो को 5 mm अंदर शिफ्ट करना चाहता हूँ। अब या तो सेपरेट एक एक, मान लो सपोज 4 टूल चल रहे हैं आपके एक जॉब पे। कितने टूल चल रहे हैं? 4 टूल चल रहे हैं। इस जॉब में 4 टूल चल रहे हैं, चारों का सेपरेट ऑफसेट लिया आपने। सेपरेट ऑफसेट क्यों लिया? सेपरेट मतलब समझते हो? अलग अलग। क्योंकि जब आपने 4 टूल मशीन पे बांधे तो सेम डिस्टेंस पे थोड़ी लगे हुए हैं वो। मतलब एक टूल अगर 50 mm बाहर है अपने होल्डर से, तो दूसरा टूल भी 50 mm बाहर होगा। आपने तो ऐसे ही लगा दिया ना, क्या पता वो 45 mm बाहर हो, क्या पता वो 80 mm बाहर हो। मेरी बात समझ गए? तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हर टूल का सेपरेट ऑफसेट देना पड़ता है, कोई भी CNC मशीन हो। और हर टूल की कटिंग होती है Z में। किस में होती है? Z एक्सिस में। Z इसमें ऐसे है, VMC में Z ऐसे होता है, ऊपर से आता है। तो किस में होगी कटिंग? Z में हो गई। तो हर बार सेपरेट ऑफसेट देना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? तो अब या तो चारों टूल को सेपरेट इसमें जाके मैं शिफ्ट करूँ 5-5 mm, या वर्क कोऑर्डिनेट में डाल दूँ, वो चारों के चारों टूल 4 mm आगे शिफ्ट हो जाएंगे। या 4 mm पीछे शिफ्ट, 5 mm पीछे शिफ्ट कर रहे हैं तो पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? फिर आता है चौथा, वर्क शिफ्ट। क्या आता है? वर्क शिफ्ट। वर्क शिफ्ट ना अब यूज़ नहीं होता। मेन यूज़ होते हैं 3, होते 4 हैं, यूज़ कितने होते हैं? ये यूज़ क्यों नहीं होता? माइनस करो तो प्लस होता था, प्लस करो तो माइनस होता था, ओपोजिट होता था। ओपोजिट मतलब वर्क कोऑर्डिनेट में आपको ज़ीरो शिफ्ट करना है, आपको 5 mm माइनस की तरफ शिफ्ट करना है। मतलब जैसे ये ज़ीरो बनाया ना मैंने, इस ज़ीरो को 5 mm शिफ्ट करना है, तो वर्क कोऑर्डिनेट में Z-5 डाल दोगे, 5 mm अंदर हो गए। बाहर की तरफ करने हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आप Z+ लिख दोगे, Z5 लिख दोगे, मतलब तो वो बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें अपोजिट होता था। अगर आपको माइनस करना है तो आपको पॉजिटिव वैल्यू डालनी होती थी, और पॉजिटिव करना है तो
माइनस की वैल्यू। तो अपोजिट सिस्टम था, इसको यूज़ नहीं करते, अब है मशीन में अभी भी, हटा नहीं है, कभी कभार रेयर केस में यूज़ होता है, वैसे ये 3 ही यूज़ होते हैं। तो क्लियर है आपको वियर ऑफसेट का क्या यूज़ है, ज्योमेट्री ऑफसेट का क्या यूज़ है और वर्क कोऑर्डिनेट का यूज़ है। जो भी CNC से कंट्रोल हो रही है मशीन, सब में कॉमन ऑफसेट है, यही मिलेंगे। ज्योमेट्री ऑफसेट में आपको मतलब प्रोग्राम काम ही ज्योमेट्री ऑफसेट की वजह से करेगा, ये आपको याद रखना है, बात को गांठ बांध लेनी है कि जब भी आप प्रोग्राम चला रहे हो, किसी भी मशीन पे काम कर रहे हो, ज्योमेट्री ऑफसेट चेक करना आपने कि लिया है कि नहीं लिया। वो नहीं लिया तो मशीन एक्सीडेंट कर देगी, समझ गए। वियर ऑफसेट में तो आपका साइज प्लस माइनस हो जाएगा, कम ज़्यादा कट जाएगा, पर ज्योमेट्री में सीधा एक्सीडेंट होगा अगर आपने ज्योमेट्री ऑफसेट नहीं लिया Z का। क्लियर है।